and welcome again to our module number 2, lecture 5 of course Electronics and Telecommunication Engineering, 5th semester of RGPV scheme, July 08. Subject Instrumentation and Control, having course code 501. Myself Preeti Alave, lecturer of ET branch from Government Polytechnic College, Nasrullaganj. Our today's topic is RF telemetry system. So let's proceed. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने टेलीमेट्री पढ़ा था और टेलीमेट्री का ब्लॉक डायग्राम और उसके डिटेल में लैंडलाइन टेलीमेट्री डिटेल में हमने डिस्कस किया था. सो आज हम टेलीमेट्री का दूसरा क्लासिफिकेशन जो है आरएफ टेलीमेट्री वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो आफ्टर लर्निंग द लेसन स्टूडेंट वुड बी एबल टू familiarize with radio frequency telemetry and discuss PAM, that is pulse amplitude modulation telemetry system, and pulse code modulatory telemetry system. So RF telemetry क्या होता है? RF telemetry RF टेलीमेट्री ऐसा टेलीमेट्री होता है जिसमें कोई भी फिजिकल लिंक नहीं रहेगा, है ना. जैसे फिजिकल लिंक नहीं रहेगा मतलब वायरलेस टेलीमेट्री हम कंसिडर कर सकते हैं. ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई भी फिजिकल लिंक नहीं रहेगा. ओके इसमें क्या होता है, लिंक इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू रेडियो लिंक्स, है ना. तो जो लिंक रहेगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम रहता है वो यूज़ करते हैं मतलब लिंक में, है ना. तो अपन लैंडलाइन टेलीमेट्री की जैसे कोई वायर्ड लिंक नहीं यूज़ करेंगे, हम वायरलेस में हम क्या फ्रीक्वेंसी रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेंज हम यूज़ करते हैं. जनरली हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज़ किया जाता है फ्रॉम 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़. ये बैंड यूज़ होता है जनरली फॉर रेडियो ट्रांसमिशन एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए. तो वो वाला बैंड हम जनरली ये इसमें यूज़ कर सकते हैं. ओके तो जैसे हम इसमें एग्जांपल की तरह देखें तो हम पहले भी हम ये बता चुके हैं कि इसका मतलब एग्जांपल अगर हम देखें तो इनएक्सेसिबल लोकेशन में अगर कोई पेशेंट है और उसका अगर हमें रिपोर्ट को एनालिसिस करना है तो वो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आईपी एड्रेस की मदद से जो मतलब सिटी में जो डॉक्टर बैठे हैं क्लिनिकल वर्क स्टेशन में उनकी क्लिनिकल वर्क स्टेशन पे कोई डॉक्टर है तो वो जो दूर बैठा जो पेशेंट है उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस कर सकते हैं एट क्लिनिकल वर्क स्टेशंस में, है ना. तो इस टाइप से आरएफ टेलीमेट्री का यूज़ होता है. ओके नेक्स्ट इज ये जो है ये प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव वे टू मॉनिटर रिमोट साइट्स, है ना. रिमोट साइट्स को मॉनिटर करने में कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है बिना किसी डिले के और रिस्क ऑफ ब्रोकन सर्किट्स, है ना. बिना डिले के हम इसमें आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं. ओके RF telemetry is used in controlling of aircrafts on test flights, rockets and spacecrafts. Yes, है ना. तो जैसे इसमें RF telemetry जो है वो कहाँ यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट्स ऑन टेस्ट फ्लाइट्स पे जब रहते हैं, एयरक्राफ्ट हो गए प्लेन्स हो गए, है ना. तो जब इनका फ्लाइट्स का मतलब अपन को कंटिन्यूएशन में देखना है कि कैसे क्या सब सही चल रहा है कि नहीं, है ना. तो ग्राउंड स्टेशंस पर जो इंजीनियर्स बैठे रहते हैं वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं जो भी प्लेन अगर ऑन ड्यूरिंग फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जैसे कि कोई ट्रैफिक तो नहीं है या फिर कोई वेदर कंडीशन ख़राब तो नहीं है. तो कंटिन्यूसली इस टाइप से ग्राउंड स्टेशन पर इंजीनियर्स बैठकर विद द हेल्प ऑफ आरएफ टेलीमेट्री की मदद से ये एनालिसिस कंटिन्यूसली करते हैं, है ना. तो यहाँ पर आरएफ टेलीमेट्री का यूज़ आता है. केमिकल प्लांट्स में यूज़ होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, मिलिट्री एक्सेट्रा. They are more suitable for transmission of data over distance more than 1 किलोमीटर. मोर देन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के वहाँ पर RF टेलीमेट्री का यूज़ होता है.
और 1 किलोमीटर से अगर कम हो तो वहाँ पर हम लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, इन दिस सिस्टम अलॉन्ग विद सर्टेन बैंड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पूरा यूज़ कर सकते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पर उसके अलावा माइक्रोवेव लिंक अबव 4 मेगाहर्ट्ज़ इज ऑल्सो allocated and can be used for RF telemetry। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ RF टेलीमेट्री के कौन कौन से मेन टाइप्स हैं। इसमें आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेलीमेट्री सिस्टम और पल्स मॉड्यूलेशन टेलीमेट्री सिस्टम, है ना। सो अब देखते हैं हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM टेलीमेट्री सिस्टम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेलीमेट्री सिस्टम का हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ओके, सो इसमें आपका जैसे कि हमेशा की तरह आपका एक आपके इनपुट स्टेज में मेजरेंट रहेगा, है ना। मतलब जो भी डेटा फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मेजर करनी है, इट कैन बी एनीथिंग, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, ह्यूमिडिटी, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो जो ट्रांसड्यूसर रहेगा, जो पहला ब्लॉक यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा कौन सा नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, है ना। तो जो भी एम्पलीफिकेशन और सिग्नल का जो भी कंडीशनिंग रहेगा वो ये वाला ब्लॉक हमारा करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो बिफोर मूविंग फर्दर, है ना, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपन क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री, है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा मेन कैसा, मतलब बेसिक अगर हम देखें कि हमें मैसेज को या डेटा जो भी है हमें उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है, ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है। तो हम अपने थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमें कोई डेटा को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की मदद से भेजते हैं तो मतलब कैसे, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। तो जैसे कि ये हमारे जो 2 ब्लॉक्स हो गए, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनिंग, आता तो हमारा मेन मैसेज सिग्नल हो गया। ओके, तो जो भी हमारा कभी भी मैसेज सिग्नल होता है, तो मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक लो फ्रीक्वेंसी का बेस बैंड सिग्नल हमारा होता है मैसेज सिग्नल, ठीक है। जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना रहता है तो हमारा मैसेज अगर हम ऐसे ही भेजेंगे नॉर्मली लो फ्रीक्वेंसी पे, तो आफ्टर गोइंग फॉर सम स्मॉल डिस्टेंस तो वो सिग्नल जो रहता है हमारा अटेन्यूएट हो जाता है और डाई आउट हो सकता है। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हमारे लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, उस पर हम सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब उस पर हम रख के सुपर इम्पोज, मतलब उस पर रख के देन हम कैरियर सिग्नल की मदद से, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की मदद से देन हम ट्रांसमिशन करते हैं, है ना। तो अब वापस हम हमारे यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम पर आते हैं। तो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट पे यहाँ पर हमारा भी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारे पास मेन मैसेज सिग्नल है। ओके, तो अब ये जो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर रहता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, इसका काम क्या रहता है, यस वही जो हम बात कर रहे थे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल रहता है वो कौन प्रोवाइड करता है, VCO प्रोवाइड करता है, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर प्रोवाइड करता है ना। तो ईच ट्रांसड्यूसर या सिग्नल कंडीशनर का जो भी आउटपुट रहेगा वो मॉड्यूलेट्स करेगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर और सिग्नल कंडीशनर का जो भी आउटपुट रहेगा, जो कि हमारा मेन मैसेज सिग्नल होता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, उसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस भेजने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर सुपर इम्पोज करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। तो वही उसको, है ना। तो ये जो प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का, तो हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे उसको हमारा जो ये आउटपुट है ट्रांसड्यूसर का, उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैनी ऑसिलेटर्स ईच ऑपरेटिंग इन अ डेडिकेटेड पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आर मिक्स्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑसिलेटर यूज़ होगा,
एक ऑसिलेटर से ज़्यादा ऑसिलेटर्स भी यूज़ हो सकते हैं फॉर मतलब एक ऑसिलेटर से ज़्यादा ऑसिलेटर्स भी यूज़ हो सकते हैं अगर हमें मैसेज सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे भेजना होगा, मतलब तो उस केस में हम अलग अलग ऑसिलेटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज ईच VCO इज असाइंड विद अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम जो ये हर VCO रहेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज ही हर VCO अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी का सेपरेट फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा from the frequency spectrum. So each signal can be modulated without interfering with other signal, जिससे कि जो हर हमारा जो मैसेज सिग्नल रहेगा वो मॉड्यूलेट हो जाएगा और बिना सिग्नल्स का इंटरफेरेंस होते हुए हमारा मैसेज जो रहेगा वो आसानी से चले जाएगा, है ना। ओके तो अगर हम वापस ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं तो हमारा VCO जो रहेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर देगा, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी का इस टाइप से हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। और ये जो मिक्सर है ना, मिक्सर का काम क्या रहेगा, ये मिक्सर का काम वही लो फ्रीक्वेंसी का हमारे यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल था, है ना, यहाँ पर जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के यहाँ पर जो हमारा मेन मैसेज सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये जो मिक्सिंग का काम है वो काम करेगा, हमारा मिक्सर काम करेगा, है ना। देन हमारा जो मैसेज सिग्नल है इज़ रेडी फॉर द ट्रांसमिशन, है ना। तो यहाँ से फिर हमारा ट्रांसमिशन हो गया है। देन हम अब रिसीविंग साइड पे आएंगे तो रिसीविंग एंटीना विल रिसीव आर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक मिक्सर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिक्सर आता है वो क्या रहता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यहाँ पर जो ट्रांसमिशन के साइड में जो हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या जो VCO प्रोवाइड करता है दैट सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, वो सेम जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है डीमॉड्यूलेशन के साइड में, है ना। इस बात को आप वापस गौर से सुने कि मॉड्यूलेशन के टाइम पर जो हम हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो कि VCO हमारा प्रोवाइड कर रहा था जो हम यूज़ करते हैं वही सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें डीमॉड्यूलेशन के टाइम पर भी सेम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना पड़ता है। तो वो जो सेम फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, वो यहाँ पर मिक्सर के साइड में मिक्सर प्रोवाइड करता है वापस मिक्सिंग ऑफ हमारा जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है उसको वही सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस में भी यूज़ होता है ना। एट द रिसीविंग स्टेशन में FM डीमॉड्यूलेटर जो रहेगा हमारा डीमॉड्यूलेटर उसको ट्यून किया जाता है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सब कैरियर, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी मॉड्यूलेशन के टाइम पर यूज़ हुई है दैट सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, है ना, कैरियर सिग्नल मतलब वही हाई फ्रीक्वेंसी का, दैट सेम फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एट द डीमॉड्यूलेशन साइड पर या डीमॉड्यूलेटर के साइड में भी एट द रिसीविंग एंड में यूज़ किया जाता है। Thus, when the measurement value changes at the source, the output voltages of the discriminator change accordingly. Okay, so next है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद में हम देखते हैं पल्स मॉड्यूलेशन टेलीमेट्री। पल्स मॉड्यूलेशन जो है ये एक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है इन विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, ठीक है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि पल्स मॉड्यूलेशन में हम ट्रांसमिशन जो करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस के फॉर्म में करते हैं, है ना। ओके, पल्सेस के फॉर्म में हम ट्रांसमिशन करेंगे। ओके, अभी और हम डिटेल में देखेंगे आगे। उससे पहले हम देखते हैं जो टाइप्स है ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन के, है ना। तो पल्स मॉड्यूलेशन ये एनालॉग प्रकार का भी, मतलब इसमें हम एनालॉग सिग्नल भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं, हम डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल का भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर हम एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन करें तो उसमें हमारा आ जाता है पल्स एम्पलीट्यूड और दूसरा हमारा आ जाता है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, है ना, फिर पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, फिर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आ जाता है।
फिर डिजिटल साइड से अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन और फिर डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो टेलीमेट्री हम देख रहे हैं, इस पल्स मॉड्यूलेशन टेलीमेट्री में हम एनालॉग और डिजिटल दोनों में से एक एक उठाएंगे। एक हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी देखेंगे और हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक भी देखेंगे फॉर टेलीमेट्री में जो यूज़ होता है। ओके, सो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेलीमेट्री सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, और पीसीएम टेलीमेट्री सिस्टम देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला टेलीमेट्री सिस्टम। सो बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, पहले मैं आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है वो बताती हूँ, है ना। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि पल्स मॉड्यूलेशन में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम पल्सेस की मदद से डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारा रहेगा एज यूजुअल मैसेज सिग्नल रहेगा, ठीक है, जो कि हमें ट्रांसड्यूसर के बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, जो हमारा है ना मेन ट्रांसड्यूसर के बाद में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है वो हमारा लो फ्रीक्वेंसी का एक मैसेज सिग्नल होगा, वो हमारा हो गया M हो गया, ठीक है। अब जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना है तो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल यूज़ करेंगे, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या नाम है इसका, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो हमने पल्सेस हाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की पल्सेस है, ठीक है, ये आपकी हो गई जो है कैरियर सिग्नल हो गई, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। अब यहाँ पर हम करेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो मैसेज सिग्नल होता है उसे सुपर इम्पोज किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है किस पे, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पर। तो यहाँ पर ये जो आपका मैसेज सिग्नल है इसको किस पे, कैरियर सिग्नल, ये जो अपना हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है इस पे रखा जाएगा, और इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल फाइनली हमारा इस प्रकार से मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगा, है ना। तो देखें जैसे कि ये जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल किसको कैरी करेगा, इस मैसेज सिग्नल को कैरी करेगा। तो इस मैसेज सिग्नल को कैरी करने पर तो ये जो आपके मैसेज सिग्नल है ना, तो मैसेज सिग्नल जो है उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ओके, सो पल्स एम्पलीट्यूड, अभी हमने जो देखा, ये देखा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा क्या क्या होता है। अब हम देख रहे हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टेलीमेट्री सिस्टम में कैसे यूज़ होता है। ओके, सो एक्चुअली क्या था कि जो हमारा प्राइमरी लिमिटेशन था ऑफ एफएम, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एफएम टेलीमेट्री सिस्टम, उसका मेन लिमिटेशन ये था कि वहाँ पे कैपेसिटी ऑफ चैनल्स जो ऑफर्ड हो रहा था वो लेस था, है ना, कि कैपेसिटी ऑफ चैनल कम थे। तो चैनल्स कम थे मतलब कि क्या होता है, चैनल कम मतलब कि मैसेज जो रहेगा वो हमारा, हम कम मैसेज सिग्नल्स को सेम टाइम पर हम कम मैसेज सिग्नल को भेज पाएंगे, है ना। तो ये हमारी एक लिमिटेशन आ गई थी। ओके, फॉर अ हायर कैपेसिटी ऑफ चैनल, अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा चैनल सेंड करें या फिर मतलब सेम टाइम पर हम ज़्यादा डेटा को सेंड करें विद इन अ लिंक्ड बैंडविड्थ, मतलब हमारी बैंडविड्थ कांस्टेंट होगी और उसमें हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा चैनल्स या फिर ज़्यादा मैसेज डेटा हम ज़्यादा भेजें, उसके लिए पीएम टेलीमेट्री सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेकिंग यूज़ ऑफ द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, है ना। तो बैंडविड्थ हमारी कांस्टेंट रहे और उस सेम कांस्टेंट बैंडविड्थ में हम ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स या ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डेटा को हम भेजें, तो उसके लिए हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या क्या होता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं हम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते थे, सैम्पल्ड PAM वेव फॉर्म इज ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने क्या देखा कि फाइनली हमें जो मिला था सिग्नल, वो कैसा था हमारा, कैसा था हमारा, इस टाइप से सिग्नल था, से हमारा जो मैसेज सिग्नल था वो ब्रेक हो गया था इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। मैसेज सिग्नल जो था वो ब्रेक हो गया था इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, और वो जो पल्सेस का एम्पलीट्यूड था वो वेरी हो रहा था अकॉर्डिंग टू द कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा था मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन होने के बाद में पीएम सिग्नल इस प्रकार से था हमारा सैम्पल्ड। हम क्या बोलते हैं, सैम्पल्ड पीएम वेवफॉर्म। ये जो हमारी वेवफॉर्म है इसको हम कहेंगे ये कैसी सैम्पल्ड पीएम वेवफॉर्म है। तो ये जो हमारी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब इसे ब्रेक हो गए, सैम्पल्स आ गए हैं, सैम्पलिंग हुआ है इसका, मोटा मोटा आप ये समझे। तो ये जो सैम्पल्ड पीएम वेवफॉर्म हमारे पास आ गई, ये ऑफ होती है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफ होती है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ड्यूरेशन के लिए, है ना, ये पल्स 1 और पल्स 2 के बीच में गैप है ना, फिर पल्स 3 इन दोनों के बीच में भी गैप है, फिर नेक्स्ट पल्स के बीच में भी गैप है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी सैम्पल्ड पीएम वेवफॉर्म है ये ऑफ है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, मतलब हमेशा क्या होता है कि दो पल्सेस के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लेफ्ट रहेगा, है ना। तो ड्यूरिंग दी ऑफ पीरियड अब हम क्या करेंगे, ये जो हो रहा है कि दो पल्सेस के बीच में, हाँ, सैम्पलिंग करने के बाद में जो हमारा पल्स एम्पलीट्यूड पीएम होने के बाद में हम क्या देखते हैं कि दो पल्सेस के बीच में गैप छूटा रहता है। तो हम उस ऑफ टाइम पीरियड को हम यूटिलाइज करते हैं, कि हम अगला मैसेज भेजें, या फिर दूसरा, द चैनल कैन बी यूज टू ट्रांसमिट सैम्पल्स ऑफ अदर वेव फॉर्म्स, है ना। तो एक वेव फॉर्म का तो ये हो गया जिसमें बीच में हमारा गैप बचा हुआ था। अब हम इसमें साथ में साइमल्टेनियसली हम दूसरी वेव फॉर्म्स भी भेज सकते हैं। तो हमारा ये जो गैप रहेगा वो यूज़ हो जाएगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो हमारी बैंडविड्थ है वो यूज़ हो जाएगी, है ना, सॉरी, हाँ, बैंडविड्थ हमारी सेम रहेगी, सेम बैंडविड्थ इज यूज्ड। एक्चुअली हम यहाँ क्या करें, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दिस इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हम बैंडविड्थ तो सेम रखते हैं, सेम बैंडविड्थ इज यूज्ड, लेकिन हम ये जो टाइम स्लॉट्स थे, है ना, बेसिकली हमारे क्या था, टाइम था कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सैम्पल जो था, सैम्पल ऑफ टाइम, है ना, तो यहाँ पर हमारा स्पेस खाली रहेगा, फिर यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, एक्चुअली वो दैट वाज टाइम। तो जो टाइम जो हमारा खाली रह गया उस टाइम के लिए, है ना, हमारा जो बैंडविड्थ, पूरा बैंडविड्थ विल बी द सेम, है ना। तो ये जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा बैंडविड्थ पूरा की पूरा सेम बैंडविड्थ इज यूज्ड, बट हमारा टाइम जो है, वो जो टाइम, जिस टाइम के लिए हमारा बैंडविड्थ खाली रह रहा है, उस खाली टाइम पीरियड में हम दूसरी वेव फॉर्म या दूसरा मैसेज या दूसरा मैसेज या दूसरा डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरलीविंग सैम्पल्स फ्रॉम सेवरल सिग्नल्स या सोर्सेज इनटू अ सिंगल वेव फॉर्म, है ना। तो जो सिंगल वेव फॉर्म में हम दूसरे बाहर से सिंगल वेव फॉर्म में हम दूसरे सिग्नल्स या दूसरे सोर्सेज के जो सिग्नल्स हैं उनको भी हम सिंगल वेव फॉर्म में जो खाली जगह थी वहाँ पर वापस क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इंटरलीव कर रहे हैं, है ना, इंटरलीव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सो दैट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज, ये जो अलग से हमने दूसरे सोर्स का जो सिग्नल था उसको हमने जो पहली सिंगल वेव फॉर्म थी उसमें हमने मिक्स कर दिया, इंटरलीव कर दिया है, खाली स्पेस में डाल दिया है ना। तो सो दैट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज कैन बी ट्रांसमिटेड सीरियली ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, है ना। हमारा चैनल जो रहेगा, कम्युनिकेशन का जो चैनल रहेगा वो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है। तो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल में हम क्या कर रहे हैं,
एक से ज़्यादा वेवफॉर्म्स को या फिर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम सेम टाइम पर भेज रहे हैं ओवर द सेम बैंडविड्थ, है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है कि हमारी बैंडविड्थ सेम है ना। बैंडविड्थ जो हम यूज़ कर रहे हैं, बैंडविड्थ हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा बैंडविड्थ जो रहता है वो सेम बैंडविड्थ रहता है, बैंडविड्थ सेम रहता है। लेकिन हमारे जो टाइम स्लॉट्स थे, फ्री टाइम स्लॉट्स थे, जिस टाइम पीरियड के लिए हमारा जो बैंडविड्थ था वो खाली रहा है, वो जो टाइम पीरियड जिस टाइम स्लॉट के लिए खाली रहा है वहाँ पर हम दूसरा मैसेज को सेंड करते हैं। टीडीएम को हम इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझते हैं, है ना। हमारे पास 3 डेटा है या 3 मैसेज सिग्नल्स हैं, 3 मैसेज सिग्नल्स हैं हमारे पास में, सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी। सोर्स ए का जो डेटा है मान लेते हैं उसको ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ A1 A2 A3 के फॉर्म में, सोर्स बी B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। तो अब ये जो डेटा है इसको भेजा जा रहा है टाइम स्लॉट्स में, है ना। तो यहाँ पर A1 हमारा मैसेज सेंड हुआ, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हमने डेटा या सोर्स ए का मैसेज भेज रहे हैं, है ना। तो सोर्स ए के मैसेज को भेजा, टाइम इंटरवल कुछ टाइम T1 में A1 को भेजा, फिर हमने A2 को भेजा, फिर हमने A3 का डेटा भेजा, ठीक है। ओवर द बैंडविड्थ हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा बैंडविड्थ जो है वो सेम बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ हमारा या जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये हमने मैसेज ए को भेज दिया। तो जब हम मैसेज ए भेज रहे हैं तब हम क्या देख रहे हैं, तब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो टाइम है ये टाइम खाली है हमारा, है ना। जैसे हमने सोर्स ए का डेटा सेंड किया है और हमने अब देखा कि जब हम सोर्स ए का डेटा सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में टाइम स्पेसेस खाली हैं, है ना। तो ये जो टाइम स्लॉट है इसमें हम दूसरा मैसेज सिग्नल सोर्स बी का भी डेटा हम सेंड कर सकते हैं सेम टाइम पर, है ना। सेम टाइम पर हम दूसरा डेटा भी सेंड कर सकते हैं। तो उसी टाइप से हम सोर्स बी का डेटा सेंड करेंगे, उसी टाइप से हम सोर्स बी का डेटा सेंड करेंगे, है ना। इस टाइप से सोर्स बी का डेटा भी हम, जो बचा टाइम था उसमें हम सोर्स बी का डेटा सेंड करके टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे। सिमिलरली हम सोर्स सी का डेटा भी सेंड करेंगे, बचे हुए टाइम में हम सोर्स सी का डेटा सेंड करेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं, हमने सेम बैंडविड्थ यूज़ करके जब हम पल्सेस के फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं तो टाइम स्लॉट्स जो बचा हुआ रहता है उसमें हम दूसरा डेटा भी सेंड कर सकते हैं और इस टाइप से हम बैंडविड्थ को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, है ना। और हमारा इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। लार्ज इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंड बाय यूजिंग TDM टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, तो अब हम ये देखते हैं ये कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का। ओके, तो यहाँ पर हमारा जैसे कि हमने ऑलरेडी देख चुका है कि मैसेज इनपुट रहेगा, मैसेज सिग्नल्स, बहुत सारे मैसेजेस को हम सेम बैंडविड्थ पर भेज सकते हैं। उसको लो पास फिल्टर से पास किया है, एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स का यूज़ किया है, देन कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का स्विच होता है, रोटेटरी स्विच होता है, जो कि सैम्पल्ड एक एक करके सैम्पल्ड मैसेज इनपुट्स को लेता है। मतलब एक बार उसने एक सैम्पल लिया मैसेज 1 का, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में मैसेज इनपुट 2 का सैम्पल लेगा, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में मैसेज इनपुट नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, इस टाइप से कम्यूटेटर एक रोटेटरी स्विच होता है। तो 1 बाय 1 वो एक एक सैम्पल लेता है ना। फिर आपका पल्स मॉड्यूलेशन आ जाएगा जो कि क्या करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को पेज सुपर इम्पोज करके। और ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल हमने देखा था VCO
वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर से प्रोड्यूस होता है और उसके साथ में मॉड्यूलेशन करके भेजा जाता है। तो ये पल्स मॉड्यूलेटर ये सब काम करता है, जो भी मॉड्यूलेशन का हो जाएगा। देन द डेटा इज सेंड ओवर टू द कम्युनिकेशन चैनल पर डेटा सेंड करते हैं। और डीमॉड्यूलेशन, जैसा हम मॉड्यूलेशन करते हैं वैसे ही उसका अपोजिट डीमॉड्यूलेशन होता है। उसके लिए भी आपको सेम सिंक्रोनाइज्ड frequency, that same synchronized carrier frequency is used at demodulation side also, है ना। तो यहाँ पर पल्स डीमॉड्यूलेटर यूज़ होगा एंड सेम मतलब जैसा ट्रांसमिशन के साइड पे हुआ है ना, वैसे ही रिसीवर के एंड पर डीकम्यूटेटर का यूज़ होगा, है ना। डीकम्यूटेटर का यूज़ होगा एंड आपको जो आपके फिर लो पास फिल्टर लगाए जाते हैं, क्योंकि सिंस हमारा जो हमको मेन मैसेज सिग्नल का एक्सट्रैक्शन करना है जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हम रोक देंगे, है ना। तो हमें मेनली हमारा लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं वो लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट। ओके, सो प्रैक्टिकल टेलीमेट्री सिस्टम जो रहते हैं वो यूज़ क्या करते हैं, हाई सैम्पलिंग रेट्स का यूज़ करते हैं। जो हमने सैम्पलिंग करते हैं, है ना, मैसेज सिग्नल को, इस मैसेज सिग्नल को हमने ये जो सैम्पलिंग किया था, ब्रेक किया था इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस की फॉर्म में जो हमने ब्रेक किया था, है ना, तो उसके लिए हम हाई सैम्पलिंग रेट्स का यूज़ करते हैं। ओके, द सैम्पलिंग रेट इन अ टिपिकल टेलीमेट्री सिस्टम में जो सैम्पलिंग रेट यूज़ करते हैं वो 5 टाइम्स ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, 5 टाइम्स ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर सैम्पलिंग जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमारा अच्छी एक्यूरेसी रहती है ना, एक्यूरेसी रहती है। ओके, एट द रिसीविंग एंड डीकम्यूटेटर मस्ट ऑपरेट एट एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सिंक्रोनाइज्ड सेम एज द कम्यूटेटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन और रिसीविंग साइड पर, है ना, दोनों साइड पर जो फ्रीक्वेंसी हम कैरियर फ्रीक्वेंसी जो VCO द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो हम ट्रांसमिशन के साइड में कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, द सेम फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज्ड एट द रिसीविंग एंड पे, या डीकम्यूटेटर जो रहेगा वो भी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी यूज़ करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला टेलीमेट्री सिस्टम देखा, है ना, जो कि एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में का एक सेक्शन हो गया, और हम एक डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन का सेक्शन देखते हैं, दैट इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन वाला टेलीमेट्री सिस्टम, है ना। तो इसमें जो मेजरिंग डेटा रहेगा, जैसे हमें मेजर कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वेटेड कोड्स, है ना। पल्सेस में तो कन्वर्जन होगा, लेकिन साथ में बेसिकली क्या है, कोडिंग भी करेंगे, है ना, बाइनरी वेटेड कोड्स के फॉर्म में करते हैं। दिस सिस्टम ऑल्सो मेक्स यूज़ ऑफ TDM सिस्टम का, जैसा हमने PM में किया भी जस्ट वहाँ पर TDM सिस्टम का यूज़ किया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया इन ऑर्डर टू सेव द बैंडविड्थ। वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बाइनरी वेटेड कोड्स का यूज़ किया जाता है। इससे आपको क्या समझ में आएगा, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनकोडिंग कर रहे हैं पल्सेस, मतलब हमने सैम्पलिंग किया, है ना, सैम्पलिंग किया, फिर मॉड्यूलेशन भी करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोडिंग भी करेंगे। तो कोडिंग के लिए हम में क्या यूज़ रहेगा, एनकोडर की ज़रूरत पड़ेगी, इज़ यूज्ड आफ्टर द कम्यूटेटर स्टेज के बाद में हमें एनकोडर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर एनकोडिंग आर सैम्पल्ड डेटा, है ना, एनकोडर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो वैसे अगर हम देखें तो PCM जो है, PCM के मेन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये मैं एकदम अपनी स्टार्टिंग की क्लास में भी डिस्कस कर चुकी थी, बस मैंने PCM वर्ड यूज़ नहीं किया था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एनालॉग टू डिजिटल जब हम कन्वर्शन करते हैं तो वहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रोसेस है उसे वो प्रोसेस आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन है ना। तो इसमें सबसे पहले आपका सैम्पलिंग हो जाता है, सैम्पलिंग मतलब डेटा को ब्रेक करना, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल्स, ऐसा हो गया। सैम्पलिंग के बाद में आपका क्वांटाइजेशन आता है। क्वांटाइजेशन मतलब ये जो सैम्पल्ड सिग्नल्स हो गए, इसको आप क्वांटाइज्ड लेवल्स में
क्वांटाइज्ड लेवल्स में हम इसको बांट देते हैं। ये जो भी आपके सैम्पल सिग्नल्स को क्वांटाइज्ड लेवल्स में बांट देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आपका एनकोडिंग होता है। ठीक है, तो एनकोडिंग होता है ना। एनकोडिंग के बाद में एनकोडिंग हो गया, फिर एनकोडिंग के बाद में हाँ सोर्स एनकोडिंग, चैनल एनकोडिंग ये हो गया। उसके बाद में आपका डेटा इज़ रेडी टू सेंड ओवर द चैनल में भेज दिया जाता है। एनकोडिंग हो गया, ओके, फिर चैनल में इसको सेंड कर दिया जाता है। एंड द सेम उसका अपोजिट होता है आपका रिसीवर के साइड में भी सेम, मतलब मॉड्यूलेशन हुआ तो इधर डीमॉड्यूलेशन होगा, चैनल एनकोडिंग किया तो चैनल डिकोडिंग होगा, इस टाइप से अपोजिट होता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रही थी कि अभी हमने जो थोड़ा पल्स जस्ट रिसेंटली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टेलीमेट्री देखा था, है ना, एनालॉग वाला था, तो इसलिए वहाँ पर क्या एनकोडर नहीं यूज़ हुआ था, कोडिंग नहीं यूज़ हुआ था, है ना। पल्स मॉड्यूलेशन का 2 भाग में बांटा था, एनालॉग साइड था, तो इसलिए वहाँ पे कोडिंग नहीं हुआ। और ये वाला क्या है आपका डिजिटल पल्स एम्पलीट्यूड डिजिटल मॉड्यूलेशन है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना, तो यहाँ पर अपन एनकोडर का यूज़ कर रहे हैं। तो सेम है सब कुछ, बस यहाँ पर आपका आफ्टर कम्यूटेटर के बाद में आपका एनकोडर यूज़ हो गया। जो भी क्वांटाइज सैम्पल्ड सिग्नल हुए, ब्रेक वाले जो आपके सिग्नल है सैम्पल्ड वाले, उनका क्वांटाइजेशन के बाद में समझ लो एनकोडिंग हो गया है। एनकोडिंग के बाद में सेम चैनल कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड किया है, एंड पूरा की पूरा वैसे ही प्रोसेस हुआ जैसे हमने पहले देखा था। ओके, है ना। एनकोडर जो रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा ईच पीएम सैम्पल को इन टर्न, है ना, हर पीएम सैम्पल को लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उनका एनकोडर क्या करेगा, इन टर्न कन्वर्ट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सैम्पल इनटू बाइनरी नंबर दे देगा, बाइनरी नंबर के फॉर्म में एनकोडिंग कर देगा, एंड शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ दैट नंबर आउट सीरियली, एक एक करके सीरियली उसका आगे शिफ्ट करेगा। द एनकोडर में कन्वर्ट अ ज़ीरो एम्पलीट्यूड पल्स इनटू द, ये एक टाइप की एनकोडिंग हो गई कि ज़ीरो एम्पलीट्यूड वाले पल्स को ज़ीरो बाइनरी नंबर दे दिया, और फुल स्केल पल्स जो फुल एम्पलीट्यूड का सिग्नल है उसको 1 बाइनरी नंबर अलॉट कर दिए, एक टाइप की एनकोडिंग हो गई। ओके, द रिसीविंग स्टेशन जो रहेगा मस्ट सिंक्रोनाइज ऑन द सीरियल डेटा स्ट्रीम, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ बिट्स विच मेक अप ईच बाइनरी नंबर एंड कन्वर्ट्स दोज बिट सीक्वेंसेस इनटू यूजफुल डेटा ऑफ यूजफुल आउटपुट्स, है ना। वही रिसीविंग स्टेशन जो रहेगा वो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए सेम सीरियल डेटा स्ट्रीम्स, मतलब जो भी बिट रेट हो गया, और है ना, ये जो भी चीज़ें हम जैसा हम ट्रांसमिशन के साइड में रखते हैं वैसे सेम सिंक्रोनाइजेशन हमें रखना पड़ता है रिसीविंग स्टेशन पे भी। ओके, एडवांटेजेस ऑफ पीसीएम सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कांस्टेंट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसमें रहता है बाय डिजिटाइजिंग ऑफ द सिग्नल का डिजिटाइजेशन हमने एक टाइप से किया तो उससे सिग्नल टू नॉइस रेशियो कांस्टेंट रहता है, जो कि बहुत अच्छा रहता है जब हम ट्रांसमिशन करते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो कांस्टेंट और अच्छा ही हाई, मतलब 40-50 dB तक का रहता है तो अच्छा रहता है। मल्टीपल यूज़ ऑफ वन ट्रांसमिशन चैनल बाय मल्टीप्लेक्सिंग, है ना, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया, तो हमने क्या किया कि सेम चैनल का यूज़ किया है, सेम चैनल नहीं, सेम बैंडविड्थ का यूज़ किया है, या हम बोल सकते हैं सेम बैंडविड्थ मतलब एक ट्रांसमिशन चैनल हमने यूज़ किया, एक ट्रांसमिशन चैनल यूज़ किया है, और हमने मल्टीप्लेक्सिंग किया, मतलब मोर देन 1 सिग्नल्स को भेजा है एट अ टाइम, तो उससे हमने बैंडविड्थ का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है ना। देन इंटरफेरेंस फ्री सिग्नल ट्रांसमिशन, लो ससेप्टेबल, मतलब इंटरफेरेंस फ्री सिग्नल है आपका, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब मैक्सिमम कम इंटरफेरेंस होता है, और लो ससेप्टेबिलिटी टू क्रॉस टॉक्स मतलब जो साइड बाय सिग्नल्स का कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रॉस टॉक हो रहा है, वो इसमें बहुत लो रहता है। डायरेक्ट एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द रिसीव्ड डिजिटल पीसीएम सिग्नल टू अ पीसी, है ना। प्रोसेसिंग ऑफ मतलब ये जो डिजिटल ही आपका पीसीएम सिग्नल है, तो इसका प्रोसेसिंग जो है पीसीएम सिग्नल का जो हम पीसी में करते हैं वो डायरेक्टली इजीली हो जाता है। ओके, सो बाय दिस आई एंड अप माय मॉड्यूल नंबर 2, है ना। मॉड्यूल नंबर 2 का मैं ये हमारा लास्ट लेक्चर था मॉड्यूल नंबर 2 का, जिसमें हमने स्टार्टिंग किया था डेटा ट्रांसमिशन से, है ना।
डेटा ट्रांसमिशन का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, फिर हमने मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन देखे थे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, ये दिखा था। फिर हमने मूव ऑन किया था टेलीमेट्री पे कि टेलीमेट्री क्या होता है, फिर उसका फर्दर टेलीमेट्री वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, उसको हमने डिटेल में लैंडलाइन टेलीमेट्री, देन हमने आरएफ टेलीमेट्री देखा, एंड फिर हमने आरएफ टेलीमेट्री को हमने डिटेल में देखा है विद द हेल्प ऑफ दिस दिस लेक्चर। ओके, सो ये जो भी कंटेंट लिया है मैंने, ये कंटेंट मैंने रेफरेंसेस के लिए ए साहनी बुक यूज़ की है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप लोग भी रेफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की है, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करके एक और बुक है आर के राजपूत की, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।